क्या आपको लगता है कि जब अंबेडकर ने बुद्धिज्म को अपनाया तो जो डिस्क्रिमिनेशन उनको हिंदुत्व में फेस करना पड़ रहा था, क्या बुद्धिज्म अपनाने के बाद वो डिस्क्रिमिनेशन समाप्त हो गया? बिल्कुल नहीं। पहले वो जो दलित भावना के साथ में हिंदुज्म के अंदर जी रहे थे, जब उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया तो बुद्धिज्म रिलीजन के अंदर भी वो सबसे नीचे तबके के अंदर काउंट होने लग गए। मतलब डिस्क्रिमिनेशन जो है वो खत्म नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि आप अगर धर्म को परिवर्तन करते हैं तो यह दावा नहीं है कि आपका डिस्क्रिमिनेशन जो है, भेदभाव समाप्त हो जाएगा। मैं इस एग्जाम्पल को क्यों ले रहा हूं? हाल ही में मोहन भागवत ने नागपुर के एक अधिवेशन के अंदर इस बात को दोहराया है। उन्होंने कहा कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको समाप्त करने का एकमात्र तरीका है वो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ रिजर्वेशन। जबकि 2015 के अंदर एक बयान जो है वो मोहन भागवत ने दिया था और ये कहा था कि रिजर्वेशन के ऊपर एक कमेटी गठित होनी चाहिए और वाकई में इस चीज का आकलन होना चाहिए कि किसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए। शायद हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग से ये बातें जो है वो क्लियर नहीं हो रही होंगी, मैं आपको जो है वो क्लियर करने की कोशिश करता हूं। देखिए, रिजर्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो 1953 के अंदर एक कमेटी गठित की गई थी, काका कालेलकर कमेटी, जिसने सबसे पहले ये रिकमेंडेशन दिया था कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जबकि एससी एसटी को पहले से ही रिजर्वेशन मिला हुआ था। उसने ऑलरेडी रिकमेंड कर दिया था, लेकिन ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। वीपी मंडल की अध्यक्षता में 1979 के अंदर फिर से कमेटी गठित की गई, उसने भी ओबीसी के आरक्षण की बात कही, लेकिन फिर वीपी सिंह की जो सरकार थी 1990 में, उसने मंडल आयोग की कमीशन को जो है रिकमेंडेशन थी उसको लागू किया और ओबीसी को आरक्षण दिया गया। जनरल जो कैटेगरी थी केवल वही जो है वो आरक्षण उनको प्राप्त नहीं था, उन्होंने आंदोलन किया और फिर 1992 के अंदर 1991 के अंदर ही नरसिम्हा राव की जब सरकार थी उन्होंने जनरल कैटेगरी को भी आरक्षण जो है वो दे दिया था आर्थिक आधार पर। इन तमाम चीजों को चैलेंज किया गया था इंदिरा साहनीवाद में 1992 में और उसमें यह फैसला आया कि ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है वो बेसिकली सामाजिक और शैक्षणिक रूप से एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड होने के कारण ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। जनरल का आरक्षण खत्म कर दिया गया था और एससी एसटी का आरक्षण यथावत रखा गया था। यह आरक्षण की पूरी जो है वो कहानी है आप लोगों के सामने। रिजर्वेशन क्या वाकई में डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त कर सकता है? मोहन भागवत ने यह कहा कि जब कोई पदाधिकारी ऊंचे तबके तक पहुंच जाता है उसके बाद में भी उससे जाति आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। मतलब ये जड़ के अंदर जो है रूट कॉज जो है वो बना हुआ है। इन्होंने ये भी कहा अपने बयान के अंदर कि जब एक परिवार के अंदर एक बच्चा बीमार होता है तो उस बीमार बच्चे को दूध पिलाया जाता है, ना कि परिवार के सभी सदस्यों को। ध्यान उस पर दिया जाता है। समाज के अंदर जो पिछड़ा हुआ है, जिसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमेशा रिजर्वेशन का फायदा उसको दिया जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अचानक से ये बातें कहां से आ रही हैं? सुनिएगा, आरएसएस की हम लोग बात करें तो 27 सितंबर 1925 को इसकी स्थापना की गई थी के बी हैडगेवर के द्वारा और ये एक नॉन प्रॉफिट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान दीजिएगा, सोशल नहीं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और ये हमेशा प्रमोट करता है हिंदू नेशनलिज्म को एंड हिंदुत्व को। इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। जब एक संस्था हिंदू नेशनलिज्म के लिए काम करती है और उसको यह पता लगता है कि हिंदुओं के अंदर डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा है और वो संस्था उस डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त नहीं कर पा रही है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि उसकी बौखलाहट कितनी जबरदस्त होगी। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, उनके सर संघ संचालक, सबसे बड़ी पद जो है वो यही मानी जाती है। मोहन भागवत ने एक स्टेटमेंट जो है वेडनेसडे को कहा कि एज लॉन्ग एज देयर इज डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, जब तक डिस्क्रिमिनेशन है तब तक जो है वो रिजर्वेशन जो है वो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दिस स्टेटमेंट वाज ए डिपार्चर फ्रॉम भागवत अर्लियर पोजीशन, यानी कि अर्लियर पोजीशन मतलब 8 साल पहले 2015 के अंदर मोहन भागवत ने कहा था कि रिजर्वेशन के ऊपर एक कमेटी गठित होनी चाहिए, वाकई में इसका आकलन होना चाहिए किसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए। और अब जो है वो थोड़ा सा बयान बदल रहा है, मतलब एक धारा जो है स्ट्रीम वो चेंज हो रही है और कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है आरक्षण वो अब जो है वो मिलना चाहिए, तभी डिस्क्रिमिनेशन समाप्त हो सकता है। और पिछले 2000 सालों का भी इन्होंने जो है वो हवाला दिया कि पिछले 2000 सालों से एक डिस्क्रिमिनेशन जो है वो चलता हुआ आया है, ठीक है।
until we provide them equality, some special remedies have to be there and reservation is one of them। यानी कि रिजर्वेशन जो है वो इक्वलिटी को स्थापित करने का एक मात्र जो है वो तरीका है, एक सहारा है कि रिजर्वेशन जो है वो इससे समाप्त हो सकता है। अच्छा, मैं सीधा जो है आपको उस एग्जाम्पल लेकर जो है वो चलता हूं। 2015 के अंदर ये पूरा स्टेटमेंट दिया था, मैंने आप लोग को ऑलरेडी समझा दिया है। यहां पर देखिए, थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ करना चाहूंगा। भीमराव अंबेडकर ने बुद्धिज्म जो है उसको अपनाया था, क्योंकि भीमराव अंबेडकर को यह लगता था कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो हिंदुज्म के अंदर मेरे साथ में हो रहा है वो बुद्धिज्म अपनाने के बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो स्थिति यथावत बनी रही। वहां पर भी सबसे लो कैटेगरी के अंदर जो है उनको काउंट किया जाने लगा। इससे बहुत परेशान वो हो गए थे। जिस समय एमएस गोलवलकर 1956 में विजयदशमी के दिन जो है वो अपना स्पीच दे रहे थे रेशम बाग नागपुर के अंदर, वहीं दूसरी तरफ 1956 में ही अंबेडकर जो है और उनके साथ में 500,000 ऑफ फॉलोअर्स जिनको बुद्धिज्म अपनाने के लिए वो क्या कर रहे थे, प्रेरित कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हिंदुज्म के अंदर वहां पर डिस्क्रिमिनेशन था, इसीलिए वो उनको जो है वो क्या कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ गोलवलकर जो है वो अपनी संघ की विचारधारा जो कि हिंदुत्व पे टिकी हुई थी उसको आगे बढ़ाने के लगे हुए थे। मतलब दोनों में कंट्रोवर्सी है ना। फिर देखिए कि 25 इयर्स लेटर, मतलब लगभग 25 साल बाद में 1981 के अंदर हंड्रेड्स ऑफ लोअर कास्ट हिंदू इन जो है मीनाक्षीपुरम इन त्रिवेणवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के अंदर मीनाक्षीपुरम जो है वहां पर बहुत सारे जो हिंदू थे उन्होंने क्या किया था, इस्लाम के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया था। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो डिस्क्रिमिनेशन है उससे परेशान थे और उसके कारण उन्होंने इस्लाम को जो है वो ग्रहण किया था। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे इस चीज को। इसीलिए मोहन भागवत इस पॉइंट पर आना चाहते हैं, सेंटर ऑफ पॉइंट पर आना चाहते हैं कि पहले हिंदुज्म के अंदर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करना पड़ेगा, उसके बाद में ही सब इक्वलिटी की जो है वो बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत पहले से ये चीजें जो है वो चली हुई आ रही हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि सब जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्या आप मुझे बताइए, मैं आपको एक इंसिडेंट जो है उसके बारे में जिक्र करना चाहूंगा, मणिपुर के अंदर अभी जो घटित हुआ। क्या आपको लगता है कि मणिपुर के अंदर जो घटित हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं रिजर्वेशन है? इंसान के दिमाग में कहीं ना कहीं रिजर्वेशन की जो आग चल रही है उसका नतीजा क्या मणिपुर है? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर मान लीजिए रिजर्वेशन नहीं होता तो जो आज मणिपुर के अंदर हुआ है वो क्या होता? चलिए सोचकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो आरएसएस ग्रुप है इसको 1947 के अंदर जो है वो 4 दिन के लिए बैन किया गया था, पंजाब के अंदर इसको बैन कर दिया गया था, ठीक है। 1948 के अंदर जब नाथुराम गोडसे ने असैसिनेशन किया था महात्मा गांधी का, उस समय भी आरएसएस को बैन कर दिया गया था। और उसके बाद में 1975 से 77 के बीच में इमरजेंसी लगी थी, उस समय भी जो है वो क्या किया गया था, बैन किया गया था। और बाबरी मस्जिद को जिस समय गिराया गया था 6 दिसंबर 1992 को, उस समय भी जो है वो आरएसएस को बैन किया गया था। अब बैन क्यों किया जा रहा है? इतनी बड़ी संस्था है फिर भी बैन हो रही है। जब ऐसी घटनाक्रम घटित हो रहे हैं तो उस समय आरएसएस को बैन किया जा रहा है। क्या कारण है इसके पीछे? सीधे तौर पर है कि ऐसी संस्थाएं जो कि अपने कई बार लगता है कि यार कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको मिटाने के अंदर कारगर साबित नहीं हो रही हैं, तो फिर जो है वो बैन किया जाता है। और भी कई जो है वो पॉलिटिकल रीजन इसके पीछे हो सकते हैं। जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है उसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। आप लोगों के लिए यूपीएससी आंसर राइटिंग का एक कोड जो है वो डेवलप किया गया है, जिसमें आप लोगों को कोड यूज करना है विजय, जिससे आप लोगों को फ्लैट 50% और एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। लाइव आंसर राइटिंग सेशन जो है आपके लिए प्रोवाइड करवाया गया है। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।